हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू सारा एजुकेशन अगेन। आज हम सेल को डिस्कस करेंगे और कल हमने इससे रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। हमने काफ़ी इंट्रोडक्शन में रिलेटेड साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था। हमने उनकी खोज पढ़ी थी, हमने फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर हमने ऑर्गन्स भी पढ़े थे, सिस्टम्स भी पढ़े थे और अब आज हम इसको फिर से शुरू कर रहे हैं कोशिका से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेन, वो कोशिका है। कोशिका क्या है? आप जब भी आसपास देखोगे तो आपको दो तरह के चीज़ें दिखाई देगी। एक तो है सजीव और दूसरा है निर्जीव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जब भी अपने आसपास देखोगे पूरे वर्ल्ड में तो आपको दो तरह की चीज़ें दिखाई देगी। एक तो होगी सजीव यानी कि जीवित, और एक निर्जीव। ठीक है, सजीव जीवित होते हैं और ये निर्जीव क्या होते हैं? मृत चीज़ें। ठीक है, जैसे कि हम, कोई जानवर, पेड़ पौधे, ये सब सजीवों में आते हैं। और मिट्टी, पहाड़, जल, ये सब किस में आते हैं? निर्जीव में। तो इसमें ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है? ठीक है, इनका शरीर किससे बना है और इनका शरीर किससे बना है? कोई तो डिफरेंस होगा। तो इसी बात का जवाब है कोशिका। सजीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिका से। निर्जीवों का शरीर किससे बना होता है? तो इनका शरीर कोशिका से नहीं बना होता है। ठीक है, और अगर कोशिका के रेफरेंस में देखें तो कुछ जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, सिर्फ एक ही कोशिका से, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय। ठीक है, आपने अमीबा के बारे में सुना होगा। अमीबा का शरीर कितनी कोशिकाओं से बना होता है? एक कोशिका से। तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई। और जो दूसरे बड़े जो जीव होते हैं उनका शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि मनुष्य, मानव का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो मानव क्या है? बहुकोशिकीय। कैसा है? बहुकोशिकीय। तो पहले तो हमने ये डिफरेंस पता कर लिया कि दो तरह के चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक तो है सजीव, दूसरी है निर्जीव। तो निर्जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता, जबकि जितने भी सजीव हैं उनका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। तो कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई। सजीवों की मूलभूत इकाई, उसे क्या कहते हैं? कोशिका। अब कुछ जीवों का शरीर एक कोशिका से, सिंगल सेल से बना होता है, जैसे कि अमीबा। तो इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। और मानव ले लो, मछली ले लो, कोई डॉग ले लो, इन सब का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर, बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना होता है। इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ये आपने पढ़ रखा होगा। तो स्टूडेंट्स, कोशिका क्या है? हर जीवित प्राणी के लिए, जो भी जिंदा है, तो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, वो संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। इसे हम और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। हमने इससे ये पता लग जाता है हमें कि बिना कोशिकाओं के जीवन का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, निर्जीवों और सजीवों में अगर विभेद करना है, फर्क देखना है, तो उसका मूल आधार क्या है? कोशिका। ये प्रत्येक जीव के लिए संरचनात्मक इकाई भी है और क्रियात्मक इकाई भी है। ओके, तो स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट थे जो सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक थे, डच गणराज्य में रहने वाले थे। उनका नाम था एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था? एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा था।
ठीक है, सबसे पहले कोशिका को देखा था। और जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा था, मृत कोशिका। ठीक है, मतलब ऐसी कोशिकाएं जैसे कि आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ के बाहर जो उसकी सबसे भारी परत होती है वो मृत कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो उसे रॉबर्ट हुक ने देखा था और ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था। ये क्या थे? सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक थे। कहाँ? डच गणराज्य में। कहाँ? डच गणराज्य में। तो इन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा था। तो स्टूडेंट्स, आपको बस ये याद रखना है कि एंटोन वान ल्यूवेनहॉक जो डच गणराज्य के सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहली बार कोशिका को देखा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी। किसकी? केंद्रक की। तो केंद्रक क्या होता है? कोशिका का शक्ति ग्रह। क्या है? कोशिका का शक्ति ग्रह। तो केंद्रक कोशिका के अंदर पाया जाता है और ये इसका शक्ति ग्रह होता है। क्या होता है? शक्ति ग्रह। और रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। तो पहले इनके टाइम पर मतलब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नहीं थे और अच्छे उपकरण नहीं थे जिससे कि सेल्स का अच्छी तरह स्ट्रक्चर देखा जा सके, उनकी स्ट्रक्चर का पता लगाया जा सके कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बाद में जब फ्रेज कंट्रास्ट और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया था तो उससे कोशिका की वास्तविक संरचना का पता लग गया था। ठीक है, इनकी मदद से कोशिका की संरचना स्पष्ट हो गई थी कि कोशिका ऐसी होती है, उसकी पूरा स्ट्रक्चर पता पड़ गया था। और पहले सिर्फ इन्होंने देखा था और इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन इन उपकरणों की मदद से हुआ था क्योंकि ये छोटी से छोटी सूक्ष्म जीवों को देखने में सक्षम है। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे मैथियस स्लाइडेन। कौन थे? मैथियस स्लाइडेन। इन्होंने पौधों की कोशिकाओं का अध्ययन किया था। किनका? प्लांट सेल्स का, पौधों की कोशिकाएं। तो इन्होंने 1838 में ये बताया था कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब जो अपने प्लांट होते हैं आसपास के, वो अलग अलग तरह की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग तरह की। और जो थियोडोर श्वान थे अगले साइंटिस्ट, ये ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थे। कौन से? ब्रिटिश के प्राणी वैज्ञानिक। इन्होंने 1 साल बाद ही लगभग जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया था। किनका? जंतु कोशिकाओं का। तो आपको ये याद रखना है कि मैथियस स्लाइडेन ने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया था। ठीक है, प्लांट सेल्स का। और थियोडोर श्वान ने किनका अध्ययन किया था? जंतु कोशिकाओं का। और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि कोशिकाओं के बाहर पतली परत पाई जाती है। ठीक है, इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत पाई जाती है, पतली परत, ये सेल्स और इसके बाहर पतली पतली परतें पाई जाती हैं। तो उसे इन्होंने क्या नाम दिया? जीव द्रव्य झिल्ली। ठीक है, उसका क्या नाम है? आज भी यूज होता है ये नाम। उसका नाम है जीव द्रव्य झिल्ली। तो ये 2 अलग अलग वैज्ञानिकों ने, एक ने तो प्लांट सेल्स का अध्ययन किया और दूसरे वैज्ञानिक ने जंतु कोशिका का अध्ययन किया। ठीक है, एक पादप कोशिका और दूसरे ने जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया और अलग अलग अपने निष्कर्ष निकालकर लोगों को बताया। ठीक है, और लगभग टाइम भी सेम है ना, थोड़ा सा ही फर्क है, 1 साल का। तो ठीक है, ये थे 2 सेल थ्योरी। तो जो ये निष्कर्ष निकले, इससे श्वान ने क्या परिकल्पना दी? इन्होंने परिकल्पना दी कि प्राणी और जो पौधे होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, कोशिकाओं और उनके उत्पादों से। ठीक है, तो प्राणी और पौधों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना है। ये श्वान की परिकल्पना है। किनकी है? श्वान की, ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक की। तो जो ये निष्कर्ष निकले थे, जो खोजे हुई थी, इसी को क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत। ठीक है, इसके अंदर ये दोनों साइंटिस्ट स्लाइडेन और श्वान सम्मिलित हैं।
तो आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है कि सेल थ्योरी किसने दी थी। तो जर्मनी के साइंटिस्ट स्लाइडेन और ब्रिटिश के श्वान ने, ठीक है। इन्होंने पौधों का अध्ययन किया था और इन्होंने जंतुओं की कोशिकाओं का अध्ययन किया था। तो इन्होंने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया, पर यह सिद्धांत की कुछ कमियां थी कि ये सिद्धांत ये नहीं समझा पाया कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, आप जानते ही हो, आपने पढ़ भी रखा है। और नई कोशिका कैसे बनती है वो ये सिद्धांत नहीं बता पाया, ठीक है। इस सिद्धांत के पास उसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बाद में स्टूडेंट्स एक साइंटिस्ट थे रडोल्फ विर्चो। तो कोशिका सिद्धांत जो स्वान और स्लाइडेन ने दिया था वो ये नहीं बता पा रहा था कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। तो रडोल्फ विर्चो ने 1855 में ये बताया था कि पुरानी कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है, विभाजित। तो पुरानी कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है, ठीक है। पुरानी कोशिकाएं डिवाइड होकर नई सेल्स बना लेती हैं। इस कारण इन्होंने जो ये रीज़न बताया कोशिका सिद्धांत में, इसलिए प्राचीन कोशिका सिद्धांत को आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहा गया, ठीक है, इनके इस थ्योरी के बाद। तो जो प्राचीन कोशिका सिद्धांत को इस थ्योरी के बाद क्या कहा गया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। क्योंकि ये इन्होंने जो बचे हुए क्वेश्चन थे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो रडोल्फ विर्चो ने कोशिका विभाजन के माध्यम से इसको सिद्ध किया था और उन्होंने नई कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को भी समझाया था। ओके, तो ये है आधुनिक कोशिका सिद्धांत। साथ ही सेल थ्योरी ये भी समझाती है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उनके बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और जो जीव जंतु होते हैं उनके बाहर क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली, जो इन दोनों की अलग अलग विशेषता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो पेड़ पौधे होंगे उनके बाहर ही क्या पाया जाएगा, कौन सी परत पाई जाएगी, कोशिका भित्ति। और जो जीव जंतु होते हैं उनके अंदर क्या, उनके बाहरी परत पर क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम प्याज कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। प्याज की जो कोशिका थी, तो प्याज एक क्या है, पादप कोशिका है। कौन सी कोशिका है, पादप कोशिका, प्लांट सेल है। तो इसकी जो पहली परत होती है, सबसे ऊपर वाली परत, फर्स्ट लेयर, उस पर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति, मतलब सेल वॉल, दीवार, ठीक है। जैसे कि ये पेड़ पौधे होते हैं ना, नीम का पेड़, उसके बाहरी बाहरी सतह पर क्या पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और जो नीचे वाली परत होती है, जस्ट नीचे, सेकंड वाली परत, तो प्याज की जो कोशिका होती है उसके नीचे कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, झिल्ली। और अगर हम हमारे गाल की बात करें, हमारा जो गाल है उसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हमारा जो गाल है, चीक है हमारे, तो इस पर सिर्फ क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। क्योंकि हम क्या है, हम प्लांट थोड़ी है, हम ह्यूमन है। कोशिका झिल्ली। और जो पहली लेयर होती है ये हमारे गाल में नहीं होती है। तो आपको प्लांट सेल और ह्यूमन सेल में फ़र्क पता पड़ गया होगा कि हमारे जो बाहरी परत होती है उस पर वो क्या पाई जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और जो प्लांट सेल है, प्याज के ऊपर, सबसे ऊपर पहले कोशिका भित्ति पाई जाती है और उसके नीचे सेकंड लेयर पर क्या पाई जाती है, ठीक नीचे कोशिका झिल्ली। ओके, तो स्टूडेंट अब हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक क्या होता है, तो हर कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है। क्या होती है, सघन झिल्ली युक्त संरचना, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये कोशिका का शक्तिगृह भी कहलाता है। इसके आप ये संरचना देख रहे हैं, ये जो आपको डॉट डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसे क्रोमेटिन धागे बोलते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन धागे।
और बाहरी तरफ से हम अगर इसको देखें तो ये तो बाहरी भित्ति है और ये अंदर वाली आंतरिक भित्ति। तो जो इसका बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये बाहर वाला, इसे हम बाहरी भित्ति बोलते हैं और इसे आंतरिक भित्ति कहते हैं। इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये धागे नुमा आपको दिख रहा होगा, इसे यूक्रोमेटिन बोलते हैं। क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन। और यहाँ केंद्रिका पाई जाती है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं। क्या है? राइबोसोम्स। तो ये था केंद्रक। केंद्रक कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहलाता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक क्या है? तो केंद्रक, हर कोशिका के अंदर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सघन झिल्ली युक्त संरचना, डार्क। तो उसे क्या कहते हैं हम? केंद्रक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था केंद्रक। और इसके केंद्रक के कितने भाग होते हैं? केंद्रक के 4 भाग होते हैं। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है, इसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। फिर है केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे। आप देख ही चुके ये जो क्रोमेटिन धागे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको और भी अच्छी तरह याद रख सकें, क्योंकि ये सबसे आसान डायग्राम है याद रखने के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके बाहर की तरफ जो भित्ति पाई जाती है उसे बाहरी भित्ति, और जो अंदर की तरफ पाई जाती है उसे आंतरिक भित्ति कहते हैं। इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, यूक्रोमेटिन पाए जाते हैं, क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको अच्छी तरह याद रखना हो तो। ओके। और इसके भाग आपको याद रखने, केंद्रक के कितने भाग हैं? तो केंद्रक के 4 भाग हैं। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे। तो स्टूडेंट्स, हम इसके पार्ट्स को बारी बारी अच्छी तरह समझ लेते हैं कि ये जो पार्ट्स पाए जा रहे हैं वो क्या क्या है। तो मैं केंद्रिका से शुरू करता हूँ। तो कोशिकाओं के जो केंद्रक होते हैं, उनमें जो सबसे बड़ी संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं? केंद्रिका। क्या कहते हैं? सबसे बड़ी संरचना जो केंद्रक में पाई जाती है उसे हम केंद्रिका कहते हैं। ये प्रोटीन और डीएनए और आरएनए की मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन, डीएनए और आरएनए से मिलकर बनी होती है। और ये इस केंद्रक के अंदर सबसे बड़ी संरचना होती है, सघन संरचना। ठीक है, इसे केंद्रिका कहते हैं। कहाँ पाई जाती है? केंद्रक के भीतर। तो स्टूडेंट्स, ये था केंद्रिका। और अब आगे मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि केंद्रिका में क्या क्या पाया जाता है। तो जो अगला पार्ट है इसके अंदर जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, तो मैंने आपको केंद्रिका बता दिया है। इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? डीएनए। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि केंद्रिका जीव द्रव्य के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? जीव द्रव्य के ऊपर। ठीक है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र, क्रोमोसोम, जिसके बारे में भी हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। और गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। डीएनए आपने पढ़ रखा होगा। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, जो एक आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। तो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? अपना डीएनए। ओके। तो ये क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, झिल्ली वाला केंद्रक जिसमें पाया जाएगा उसे यूकैरियोट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकैरियोट। और जिनमें नहीं पाया जाता है उसे प्रोकैरियोट सेल्स कहते हैं। ठीक है, इन्हें यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। बस आपको थोड़ा सा फ़र्क समझना है। जिसमें झिल्ली वाला केंद्रक है तो यूकैरियोट, और जिसमें नहीं है तो प्रोकैरियोट। ठीक है। तो आप इसको एक इंग्लिश वर्ड से भी याद रख सकते हैं कि यूकैरियोट का मतलब क्या है? यूकैरियोट मतलब यू कैरी, मतलब आपके पास है। क्या है? झिल्ली युक्त केंद्रक, यूकैरियोट, यू कैरी। वेरी सिंपल ट्रिक। और प्रोकैरियोट इसका उल्टा। ठीक है,
तो इस ट्रिक से आप इसे याद भी रख सकते हैं कि यूकैरियोट कौन सा है, जो कैरी करते हैं, क्या कैरी करते हैं, झिल्ली युक्त केंद्रक। ओके, और जो नहीं करते वो प्रोकैरियोट। तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है कोशिका द्रव्य। इट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो सभी जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, उनमें एक अर्ध तरल अवयव पाया जाता है। अर्ध तरल मतलब आधा तरल और आधा, यू कैन अंडरस्टैंड सॉलिड, है ना। अर्ध तरल अवयव पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? सभी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उनमें एक अर्ध तरल आधा तरल अवयव पाया जाता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य अर्ध तरल होता है ये। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। तो इसका काम क्या है, इसका काम जान लेते हैं। तो कोशिका द्रव्य के अंदर सारी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है ह्यूमन बॉडी में, वो किस में होती है? कोशिका द्रव्य के अंदर जितनी भी। ये इसका यूज़ है, ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसका काम क्या है। तो सभी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो इस अर्ध तरल अवयव के भीतर, कोशिका द्रव्य के भीतर ही होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कोशिकांग, कोशिका के अंग। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के, किसके? केंद्रक के। यूकैरियोटिक का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? यूकैरी मतलब जिसके अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? झिल्ली युक्त केंद्रक। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त, इसके अलावा अन्य झिल्ली युक्त संरचनाएं जो भी पाई जाती है, अन्य झिल्ली युक्त जो भी संरचनाएं होंगी उसे क्या कहेंगे? कोशिकांग। क्या कहेंगे? कोशिकांग। तो कोशिकांग क्या होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अलावा जो भी झिल्ली युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें कोशिकांग कहते हैं। और इनके उदाहरण हैं, जैसे कि हमारा केंद्रक तो पाया ही जाता है कोशिका में, इसके अलावा अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तो पाई जाती है, और सूत्रकणिकाएँ भी पाई जाती है, ये भी झिल्ली नुमा है, ये भी झिल्ली नुमा है। और सूक्ष्मकाय पाए जाते हैं, गोल्जी अपैरेटस पाया जाता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और लाइसोसोम, ये भी झिल्ली युक्त संरचना है जो केंद्रक के अलावा है। ये सारी क्या है? झिल्ली युक्त संरचना है। इन्हें ही कोशिका के अंग कहते हैं, कोशिकांग। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? कोशिकांग। तो ये आसानी से याद रखा जा सकता है कि केंद्रक के अलावा जो भी झिल्ली युक्त संरचनाएं कोशिका के अंदर पाई जाएंगी उसे हम क्या कहेंगे? कोशिकांग। और उनके उदाहरण है अंतःप्रद्रवी जालिका, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर मीडियम। सूत्रकणिकाएँ, सूक्ष्मकाय, गोल्जी सामिश्र या गोल्जी अपैरेटस और लाइसोसोम, ये सब इनके नाम हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक के अगले पार्ट में हम आकार के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार जानेंगे। आकार के आधार पर कोशिकाएं तरह तरह की होती हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप आकार के आधार पर, साइज के बेसिस पर कोशिकाओं को क्लासिफाई कर सकते हो। तो ये है लाल रुधिर कोशिकाएं, आरबीसीज। आपने पढ़ा होगा लाल रुधिर कोशिकाएं ऐसी होती है, गोल गोल होती है और द्व अवतली होती है। कैसी होती है? द्व अवतली। जैसे अवतल ऐसा होता है ना, आपने अवतल लेंस पढ़ा होगा, उसी तरह ये एक अवतल ये साइज और इस तरफ भी ऐसा, तो इसे द्व अवतली होती है। कैसी होती है? द्व अवतली। ओके, तो ये है लाल रुधिर कोशिकाएं। साइज के आकार कैसा होता है इनका दिखने में? गोल गोल वाली ये रही, द्व अवतली वाली ये रही। आप इससे आसानी से याद रख सकते हैं। और सेकंड पॉइंट पर श्वेत रुधिर कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स कैसी होती है? ये अमीबा जैसी होती है दिखने में। कैसी होती है?
अमीबा जैसी, आपने अमीबा देखा होगा, आपको लगभग वैसा ही दिख रहा होगा। तो जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती है उनकी आकृति अमीबाकृत होती है, अमीबा के जैसी, ठीक है। और आरबीसी का मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा हम 3 शेप्स और 3 आकृतियाँ और देखेंगे, ठीक है। 3 तरह की सेल्स और देखेंगे जिसपे अलग अलग तरह की आकृतियाँ होंगी। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट शेप्स के फॉर्म के आधार पर, आकार के आधार पर जो कोशिकाएं हैं वो हैं, एक तो है तंत्रिका कोशिका, 3rd नंबर पे तंत्रिका कोशिका। इसकी संरचना, जो आकार होता है दिखने में कैसा होता है, शेप शाखित व लंबी, ये लंबी होती है और इसके अंदर कई शाखाएं होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये तंत्रिका कोशिका दिखाई गई है। ये तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है और ये लंबी होती है। कैसी होती है, लंबी लंबी, और शाखित होती है। शाखित मतलब इसके अंदर कई ब्रांचेज आप देखने को आपको मिलेगा। तो इसके अंदर आप बहुत सारी ब्रांचेस देख सकते हो। तो ये भी एज अ टाइप ऑफ सेल है। और 4th नंबर पर एक वाहिनिका एक वाहिनिका को दिखाया गया है, इस तरह होती है और ये दीर्घीकृत होती है। कैसी होती है इसकी, दीर्घीकृत मतलब लंबी बड़ी, ठीक है। तो ये 2 और कोशिकाएं हैं जो मैंने आपको बता दी। और इससे पहले मैंने आपको रेड ब्लड सेल्स बताई थी और वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। एक तो रेड ब्लड सेल्स कौन सी थी, वो गोल थी, गोल और द्वा अवतली, ठीक है। और जो WBC थी, वाइट ब्लड सेल्स, वो कैसी थी, अमीबाकृत, अमीबा जैसी। और 3rd पे अपने हो गई तंत्रिका कोशिका। ये शाखित होती हैं, ब्रांच्ड, जिसमें ब्रांचेज होती है बहुत सारी, और ये लंबी भी होती है, देखिए, ठीक है। और एक वाहिनिका, ये कैसी होती है, दीर्घीकृत मतलब बड़ी, ठीक है, लंबी और बड़ी। तो ये थी आकार के आधार पर। और हम एक और सेल को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला टाइप ऑफ सेल्स है वो है मध्योतिकी कोशिकाएं। वो इस तरह होती है दिखने में, ओके। ये मध्योतिकी कोशिकाएं होती है और ये दिखने में कैसी होती है, गोल गोल होती है। कैसी होती है, गोल गोल। तो हमने 5 तरह की कोशिकाओं को देख लिया है, उनकी शेप देख ली है कि वो कैसी होती है, और ये सब सारा हमने डिस्कस कर लिया है। आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं ताकि इनको आप अच्छी तरह याद रख सकें। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो मध्योतिकी कोशिकाएं, फाइनल हमारा डायग्राम है, जो कैसी होती हैं, गोल होती है। कैसी होती है, गोल। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है राइबोसोम। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम क्या होते हैं। तो राइबोसोम जो हमारी कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं, तो उनके भीतर झिल्ली रहित अंग होते हैं। क्या होते हैं, झिल्ली रहित अंग, बिना झिल्ली वाला, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, राइबोसोम। क्या कहते हैं, राइबोसोम। ये राइबोसोम झिल्ली रहित अंगक हैं जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, कोशिकाओं में, और इनमें झिल्ली नहीं होती, झिल्ली नहीं होती। तो राइबोसोम कोशिकाओं में पाए जाने वाले झिल्ली रहित अंगक होते हैं। और कोशिका के अंदर ये कहाँ उपस्थित रहते हैं, तो ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कहाँ, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। क्लियर। इसके अलावा ये पौधों में भी मिलते हैं, पौधों में, ठीक है, पौधों में भी पाए जाते हैं और जीवों में भी पाए जाते हैं। तो राइबोसोम क्या होते हैं, कोशिकाओं में कुछ झिल्ली रहित अंगक पाए जाते हैं जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। ये कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य के भी अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये कोशिकाओं में कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर, और ये प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। पर हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है तो हमें हमारा दायरा ह्यूमन तक ही सीमित रखना है, ठीक है। तो ये था राइबोसोम। तो स्टूडेंट्स, हमारे अगले टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि कोशिकाओं को आकार के आधार पर
सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है। और इसका जो आकार होता है, इसका जो डायमीटर होता है, कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। तो सबसे छोटी कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी कौन सी हो? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, ये सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। लेकिन इसकी अगर साइज बैक्टीरिया में देखी जाए, किसमें? बैक्टीरिया के अंदर, तो ये 3 से 0, तो इसकी साइज वेरी कर जाती है। क्या कर जाती है? वेरी कर जाती है। तो अगर इसको बैक्टीरिया में देखें, किस में देखें? बैक्टीरिया में, तो ये 3 से 5 माइक्रोमीटर की हो जाती है। 3 से 5 माइक्रोमीटर, सेम कोशिका। ओके, जनरली ये सबसे छोटी कोशिका है और इसका साइज कितना होता है? डायमीटर कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। कुछ बुक्स में साइज में थोड़ा चेंजेस आ सकता है, पर आपको तो ये याद रखना है। फिर शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी है, बड़ी कोशिका का उदाहरण है। और लाल रक्त कोशिका जो हमने अभी पढ़ी थी, तो उसका जो व्यास का आकार कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। कितना बड़ा होता है? 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है हमारे लाल रक्त कोशिका का। तो ये था कोशिकाओं के आकार, सबसे छोटा सबसे बड़ा, हमारे ये कुछ उदाहरण थे। इसके अलावा जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, तंत्रिका कोशिकाएं वो जो बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाएं जो हमारे नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, ब्रांच होती, उनके अंदर कई ब्रांचेज होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको तंत्रिका कोशिका के बारे में बताया था, तो उसके अंदर कई ब्रांचेस पाई जाती हैं, ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं में। और वो ब्रांचेस छोटी बड़ी हो सकती हैं। और ये जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये बहुत लंबी होती है लंबाई में, ठीक है। और ये हमने व्यास के आधार पर इनको पढ़ा है। तो ये था कुछ कोशिकाओं का आकार जो हमें याद रखना है, ये हमारे काम का हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इसमें हमने काफ़ी कुछ कोशिका की जो संगठन है, उसमें हमने यूकैरियोटिक का पूरा कवर कर लिया है। साथ में हमने इसकी हिस्ट्री, इसको सबसे पहले किसने देखा था, किस वैज्ञानिक ने देखा था, केंद्र की खोज कैसे और किसने की थी, वो सब भी हमने डिस्कस कर लिया है। और हमने साइज डिस्कस कर लिया है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, अलग अलग तरह की कोशिकाएं जिनका आकार अलग अलग होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो यूकैरियोटिक, यू कैरी, व्हाट वी कैरी, झिल्ली वाला जो केंद्रक होता है, वो जिन कोशिकाओं में होता है उन्हें कहते हैं हम यूकैरियोटिक। यू कैरी, मैंने ट्रिक भी बता दी आपको। और जिनमें नहीं होता है झिल्ली युक्त केंद्रक, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो आपको आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।